Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग शला के तंत्र में नासागत रक्तपित्त एपिस्टैक्सिस है, इसका जो आयुर्वेदिक मत है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको आचार्य सुश्रुत ने नासा शोणित पित्त के नाम से भी बताया है। और ये जो है ये रक्तपित्त का एक भेद है। जब रक्तपित्त में जो रक्त है वो नासा मार्ग के द्वारा निकलता है, ठीक, तो उसे नासागत रक्तपित्त या नासा शोणित पित्त कहा गया है। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पहले रक्तपित्त पढ़ लें, ठीक है। मैंने रक्तपित्त पे भी एक कंप्लीट लेक्चर बनाया है जिसमें मैंने रक्तपित्त के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं, उस लेक्चर को अटेंड कर लेते हैं, तो उसके बाद जो नासागत रक्तपित्त है ये आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो का जो रक्तपित्त की वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो नासागत रक्तपित्त में जो अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, 5 नंबर या 10 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको जो है एक्सप्लेन किया यहाँ पे। चूँकि ये रक्तपित्त से रिलेट करता है तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो उसमें फिर रक्तपित्त के अनुसार ही इसका डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में। तो इसमें हम लोग पहले नासागत रक्तपित्त में पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे, इसके निदान, फिर संप्राप्ति, फिर इसके बाद लक्षणों को भी देखेंगे, फिर उसके बाद साध्यता असाध्यता, और फिर उसके बाद चिकित्सा क्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नासा शोणित पित्त। ये आचार्य सुश्रुत ने इसकी संज्ञा दी है, ठीक है। इसे नासा शोणित पित्त कहा है। तो इसकी डेफिनेशन में उन्होंने कहा है कि चतुर्विधम द्विप्रभवम द्विमार्गम वक्ष्यामि भूया खलु रक्त पित्तम। इसका जो आचार्य सुश्रुत ने उन्होंने इस श्लोक को सुश्रुत उत्तरतंत्र के 22वें अध्याय में बताया है। तो उन्होंने बताया है कि नासागत रक्तपित्त 4 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज, ठीक। द्विप्रभवम मतलब कि ये 2 स्थानों से उत्पन्न होता है, यकृत और प्लीहा। द्विमार्गम 2 मार्गों अध और ऊर्ध्व से यह प्रवृत्त होता है, ठीक। रक्तपित्त एक उग्र और शीघ्रकारी व गंभीर व्याधि है, ठीक है। इसकी चिकित्सा जल्द से जल्द करनी चाहिए। तो जो सामान्य रक्तपित्त है तो उसके आचार्य ने 7 भेदों का वर्णन किया है, परंतु यहाँ पे जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने नासागत रक्तपित्त के 4 भेदों का ही वर्णन किया है, ठीक है। तो लक्षण भी होंगे वो भी भेदानुसार होंगे, ठीक। यह 2 स्थानों से उत्पन्न होता है, यकृत और प्लीहा। 2 मार्गों ऊर्ध्व और अधः से यह प्रवृत्त होता है, मतलब कि निकलता है। यह एक उग्र शीघ्रकारी व गंभीर व्याधि है, ठीक। अतः इसकी चिकित्सा जल्द से जल्द करनी चाहिए, ठीक। तो इसको रक्तपित्त ही क्यों कहा गया है ये जानते हैं। रक्त के निकलने को रक्तपित्त क्यों कहा गया है, ठीक। उसके बारे में अगर देखा जाए तो पित्त और रक्त का संयोग होने से, ठीक है, जब पित्त दोष कुपित होता है तो वो रक्त को दूषित करता है, ठीक। तो इसी से पित्त और रक्त का संयोग होने से, पित्त द्वारा रक्त का दूषित करने से तथा रक्त और पित्त का वर्ण तुल्य होने से, मतलब कि दोनों में काफ़ी ज़्यादा समानताएं हैं, रक्त पित्त कहा गया है। तो इसमें जो है पित्त भी कुपित होता है और रक्त भी कुपित होता है, इसीलिए वजह से इसको रक्तपित्त कहा गया है या नासा शोणित पित्त कहा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 4थे अध्याय में इसको महागद कहा गया है, ठीक है। तो उन्होंने श्लोक दिया महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी च। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि आचार्य चरक और सुश्रुत ने किन किन व्याधियों को महागद माना है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक। तो उन्होंने कहा है कि महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी च, मतलब कि रक्त धातु का कार्य जीवन दान करना है, अतः रक्त क्षय को शीघ्र
अतिशीघ्र नियंत्रण करना चाहिए। शरीरगत किसी भी रक्तपित्त के समान ही कारण व लक्षण नासागत रक्तपित्त के होते हैं। तो जो भी इसके निदान और जो लक्षण है वो सिंपल नासागत जो रक्तपित्त है उसी के समान होते हैं, और केवल नासागत स्थानिक उपचार विशेष होते हैं, क्योंकि ये नाक का स्थानिक चिकित्सा है। ये नाक जो स्थानिक चिकित्सा की जाती है नाक में वही अलग होती है। बाकी जो सामान्य चिकित्सा सिद्धांत है वो रक्तपित्त के अनुसार ही होता है। फिर इसके बाद देखते हैं इसके निदान। तो इसके निदान है बहुत ही सिंपल है। जो रक्त प्रकोपक निदान है वे भी इससे रक्तपित्त के निदान है। ठीक है, जो पित्त प्रकोपक निदान है वो भी रक्तपित्त के निदान है। तो मैंने यहाँ पे बहुत संक्षेप में लिखा है उष्ण और तीक्ष्ण द्रव। ठीक है, जैसे उष्ण, तीक्ष्ण, क्षार, अम्ल, लवण एवं कटु पदार्थों का अतिसेवन हो गया। ठीक है, क्रोध, शोक, आतप से भी रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। अतिवायु सेवन से भी होती है, अति व्यायाम से भी होती है। मूली, सरसब, लहसुन, सुरा, सौवीरक आदि का अति प्रयोग करने से भी रक्तपित्त की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि रक्तपित्त के समान निदान, मतलब कि जो भी रक्तपित्त के निदान है वही नासागत रक्तपित्त के भी निदान होंगे। ठीक, संप्राप्ति में देखा जाए तो संप्राप्ति भी रक्तपित्त के समान ही होती है। यहाँ पे निदान के सेवन के कारण प्रकुपित दोष रक्त धातु को दूषित करते हैं। ठीक, तथा यह प्रकुपित रक्त शरीर के विभिन्न स्रोतों द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, और नासा मार्ग के द्वारा निकलने के कारण इसे नासागत रक्तपित्त कहा गया है। तो शरीर के भाग मतलब कि ऊर्ध्व और अधोग मार्गों से निकलता है। तो इसकी अगर विस्तार से देखी जाए तो पित्तवर्धक व रक्त प्रकोपक निदान के सेवन से पित्त का प्रकोप हुआ, फिर प्रकुपित पित्त के द्वारा रक्त की दुष्टि हुई। पित्त और रक्त एक दूसरे में मिल जाते हैं, तथा जो ऊष्मा के कारण मांसादी धातुओं का पित्त की ऊष्मा से पिघलकर द्रव धातु का स्त्रवण होता है। ठीक, जो मांसादी धातुएं हैं वो पित्त की ऊष्मा के कारण पिघल जाती हैं और द्रव धातु बन जाती है तथा स्त्रवित होने लगती हैं। ठीक, जिससे जो रक्तवाहिनी, धमनियाँ, रक्तवाहिनियाँ हैं उसमें रक्त की वृद्धि होती है। ठीक है, और जो रक्त है वो स्त्रवण होना चालू कर देता है ऊर्ध्व मार्ग और रेधा मार्ग से। तो जब ऊर्ध्व मार्ग में नासा द्वार के द्वारा जब निकलता है तो इसे नासागत रक्तपित्त कहा गया है। अगर संप्राप्ति घटक में देखा जाए तो इसके जो दोष हैं वो पित्त है, जो दुष्य है वो रक्त है। स्रोतस में देखा जाए तो रक्त व स्रोतस है। अधिष्ठान इसके यकृत और प्लीहा है। स्त्रोतोदुष्टि में विमार्गमन और स्वभाव में यह आशुकारी है। अग्नि इसकी रस और रक्त धात्वाग्नि, और साध्यता में देखा जाए तो यह एक कृच्छ साध्य व्याधि है। तो ये हो गया इसकी संप्राप्ति। फिर इसके बाद देखते हैं रक्तपित्त की साध्यता असाध्यता। तो रक्तपित्त में हम सभी जानते हैं जो ऊर्ध्वक रक्तपित्त है वो सुख साध्य होता है, जो अधोग रक्तपित्त है वो याप्य होता है, और जो दोनों मार्गों से निकलता है वो असाध्य होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि साध्य रक्तपित्त एक मार्ग से प्रवृत्त होता है। अगर एक मार्ग से निकल रहा है तो वो साध्य है। अगर रोगी बलवान है तथा रक्तस्राव वेगात नहीं है, मतलब बहुत तेज रक्तस्राव नहीं हो रहा है, तो भी वो साध्य है। ऊर्ध्वक रक्तपित्त में कफ तथा अधोग में वात का संसर्ग रहता है। इसी वजह से जो अधोग है वो याप्य होता है, और चूंकि ऊर्ध्वक रक्तपित्त कफ होता है तो कफ के कारण इसमें प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा करते हैं। ठीक है, जिसमें विरेचन कराते हैं, और विरेचन में जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। ठीक, और अधोग में वात का इसमें संसर्ग रहता है तथा इसमें वमन कराया जाता है। ठीक, प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा के अनुसार इसमें वमन कराया जाता है, और वमन में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसी वजह से इसको याप्य कहा गया। त्रिदोषज रक्तपित्त दोनों मार्गों से प्रवृत्त होता है, और इसमें एक साथ जो है प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा नहीं की जा सकती या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, और बहुत ही कम असर होता है, उसका फायदा होता है। इसी वजह से उसको असाध्य माना गया है। ठीक है, तो जो भी रक्तपित्त की साध्यता असाध्यता है वही नासागत रक्तपित्त में भी आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं चिकित्सा। तो चिकित्सा में जिसका जो चिकित्सा सिद्धांत है उसका श्लोक दिया हुआ है। अक्षीण बल मांसस्य रक्तपित्तम यदश्नता तत्दोष दुष्टम उत्क्लिष्टम नादि स्तंभनम आहर्ति। आचार्य चरक ने इसका चिकित्सा सिद्धांत बताया। उन्होंने बताया है कि जिस रोगी का बल व मांस क्षीण ना हुआ हो, मतलब कि जो रोगी स्ट्रांग हो, ठीक, उचित प्रकार से भोजन करता हो, अच्छी डाइट लेता हो, ऐसे रोगी के दुष्ट उभड़े हुए रक्त को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मतलब कि अगर उसका ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, और वो सहन कर सकता है, तो स्टार्टिंग में
उसके जो भी दुष्ट रक्त है उसको बह जाने देना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, और फिर जब वो रक्त बह जाता है तो फिर उसके बाद बलवान रोगी में स्तंभन चिकित्सा कर। फिर उसके बाद आता है लंघन। तो बताया हुआ है कि प्रायण ही समुत्क्लिष्टम आम दोषा शरीरणाम वृद्धिम प्रयाति पित्तस रक्तस्मात् लंघनम आदिति। शरीर में बढ़े हुए आम दोष के कारण प्राय पित्त दोष और रक्त धातु वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, जब शरीर में आम बन जाता है तथा, ठीक है, तब फिर उससे पित्त और रक्त धातु की वृद्धि हो जाती है तथा आम दोष का पाचन करने के लिए आरंभ से ही ऐसे रोगियों में लंघन करना चाहिए। तो जिनमें आम दोष या आम दोष बनता है या आम की उत्पत्ति होती है या आम बनता है जिन रोगियों में, उनमें जो है उनमें लंघन की चिकित्सा करनी चाहिए। और बताया उन्होंने कि ऊर्ध्व रक्तपित्त में लंघन तथा अधो रक्तपित्त में तर्पण करना चाहिए। और भी अगर आपको इसकी जो कंप्लीट चिकित्सा है अगर वो जानी तो वो भी रक्तपित्त के समान होती है, तो आप जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है रक्तपित्त, उससे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही संक्षेप में ये जो है ये इतना है। अगर शॉर्ट्स में आता है 5 या 10 नंबर में आप इतना लिख देंगे तो भी सफिशिएंट होता है। फिर इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे कुछ योग दिए हुए हैं जो आप नासागत रक्तपित्त में यूज़ कर सकते हैं। जैसे शर्करा को पानी में मिलाकर नासापान, कच्चे दूध में शर्करा मिलाकर नासापान, ठीक, द्राक्षा रस में शर्करा मिलाकर नासापान, कच्चे दूध मंथन से उत्पन्न घृत अथवा शर्करा के साथ नासापान, ठीक, शीतल इक्षु रस का नासापान, दाड़िम पुष्प सुरस का नस्य, दूर्वा सुरस का नस्य, आम की गुठली के सुरस का नस्य, प्याज के सुरस का नस्य नासागत रक्तस्राव को बंद होता है। तो ये यहाँ पे कुछ योग दिए हुए हैं। अगर आप 4, 5, 6, 7, 5, 6 भी याद कर लेते हैं और वो एग्जाम में लिख देते हैं तो सफिशिएंट होता है। ठीक, अगर पंचकर्म के अंतर्गत देखा जाए तो पंचकर्म में विदारी गंध आदि औषधियों से सिद्ध दुग्ध की बस्ती व शर्करा जल के न से क्या विधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पंचकर्म में इस योग का वर्णन किया गया है। ठीक, फिर इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने दूर्वावट पल्लव अवलेह का वर्णन किया है। ठीक है, सुश्रुत उत्तर तंत्र के 45वें अध्याय में। ठीक, तो इसमें उन्होंने बताया 6 ग्राम हरी दूर्वा, ठीक है, जिसे कॉन्क ग्रास कहते हैं, CONCH, कॉन्क ग्रास कहते हैं। ठीक है, और 6 ग्राम वट के कोमल अंकुर को पीसकर 6 ग्राम मधु में मिलाकर खाने को दें। ठीक, तो इसे दूर्वा वट पल्लव अवलेह कहा गया है। ठीक, आचार्य सुश्रुत ने इस योग का भी वर्णन उत्तर तंत्र में किया है। ठीक है, इसको अगर आधुनिक चिकित्सा में देखा जाए तो इसको एपिस्टैक्सिस व्याधि से कोरिलेट किया गया है। ठीक है, जिस पे मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इसका आधुनिक मत चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, सो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक, अगर आपको ना समझ में आया हो तो एक बार रक्तपित्त वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इस नासागत रक्तपित्त के वीडियो को देखिए तो ज़रूर ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।